आज हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान जो संविधान में उल्लिखित हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के तक आपातकालीन प्रावधान का उल्लिखित किया गया है संविधान में। यह किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के संपूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। संघीय ढांचा मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, और एकात्मक ढांचा मतलब सिर्फ केंद्र सरकार का ही नियंत्रण हो, उसे एकात्मक ढांचे में परिवर्तन कहा जाता है। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय रूप से आपातकाल में एकात्मक रूप में इस प्रकार का परिवर्तन ही भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। कुल मिलाके आपातकालीन प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। जब कभी भी ऐसा लगता है कि इन पर खतरा आ पड़ा है, तब आपातकालीन प्रावधान को लागू करके सारी शक्तियां राज्य के नियंत्रण से लेकर के केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। नंबर 1, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। दूसरा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल। किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और तीसरा है, भारत की वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अब हम इन तीनों आपातकाल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि यह करना जरूरी है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। और दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही होना जरूरी है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी, और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया। तब 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित अनुमति के बाद ही लगा सकता है राष्ट्रपति। अब हम जानते हैं कि आपातकाल लागू तो हो गया, लेकिन वह कब तक लागू रहेगा, कब बंद होगा, किसकी सिफारिश चाहिए, किसका अनुमोदन चाहिए, हम इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जब आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर इसे अनुमोदित होना आवश्यक है। जब आपातकाल की घोषणा होती है, यदि तब लोकसभा का विघटन हो गया हो, मतलब लोकसभा है ही ना, या लोकसभा का विघटन मतलब लोकसभा बिना अनुमोदन किए 1 माह के अंदर बिना अनुमोदन किए ही विघटित हो गई हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से, मतलब लोकसभा जब
पुनर्गठित होती है तो उसकी पहली बैठक के से यह घोषणा 30 दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन इस बीच राज्यसभा का अनुमोदन होना आवश्यक है। जब यह दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो गया हो तब यह आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा, और ऐसा करके मतलब दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करके 6 माह करके यह अनंत काल तक जारी कर सकता है। एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो प्रत्येक प्रस्ताव हैं विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए, मतलब उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत वोट होना चाहिए। और राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल को समाप्त कर सकता है और इसमें संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर क्या प्रभाव होता है इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 यह कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो अनुच्छेद 19 6 मूल अधिकारों प्रदान करता है वह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। इसके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। और अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। अनुच्छेद 359 में आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए हमारा न्यायालय में जाने का अधिकार है उसको निलंबित करता है, ना कि मूल अधिकार को ही। फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। पहला है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए जो हम न्यायालय में जाते हैं उस अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को, और सबके लिए वह न्यायालय में जाने जो अधिकार है उसको निलंबित कर देता है। और दूसरा है कि केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन्हीं विधियों व कार्यों को नहीं जो इसके लिए अथवा बनाए गए हैं। मतलब सिर्फ वही आपातकाल से निलंबित होंगे जो उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त करते हैं। और अनुच्छेद 20 तथा 21, अनुच्छेद 20 है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अधिकार आपातकाल में भी प्रभावित रहते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 355 में केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करेगी। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है, और इसी को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर घोषित कर सकता है। पहला, अनुच्छेद 356 में जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती तब वह राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अनुच्छेद 365 में यह कहा गया है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि वह स्थिति को संभाले और राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले ले, मतलब केंद्र के नियंत्रण में ले ले, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। हम फिर ये बारे जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन एक बार लागू होता है तो यह कब तक जारी रह सकता है, कितने दिनों तक रहेगा, कब खत्म होगा और किसके अनुमोदन के आधार पर यह चलता रहेगा, ये सभी हम जानते हैं संसदीय अनुमोदन और समयावधि में। राष्ट्रपति शासन जारी होने के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन के घोषणा पत्र लोकसभा के विकसित होने के समय जारी होता है या राष्ट्रपति शासन जारी होने पर लोकसभा थी लेकिन 2 माह के भीतर जो अनुमोदन होता है उससे पहले वह बिना अनुमोदन किए विकसित हो जाती है, तब लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक, जब पहली बैठक होती है तो यह राष्ट्रपति शासन 30 दिन तक जारी रहेगा। और इसके बाद इस बीच, मतलब लोकसभा जब विकसित होती है इस बीच राज्यसभा का अनुमोदन हो जाना चाहिए। और फिर जब दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को जो जारी रहना उसका अनुमोदन हो जाता है तो यह 6 माह तक जारी रहता है।
और ऐसा करते हुए यह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं और 3 वर्ष बाद यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही करे, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने के पूर्व वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था और मध्य प्रदेश में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। 1950 से अब तक भारत में 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था, फिर 1977 में 9 राज्यों पर। 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वह चुनाव में हार गई और जनता पार्टी जीत गई। तो जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार जो जनता पार्टी थी वह मतलब कांग्रेस राज्य जो था उसके जो शासन में 9 राज्य थे उन पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और वो इस प्रकार लागू किया कि कहा वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। और जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जो जनता पार्टी के शासित थी, जो जनता पार्टी शासन कर रही थी उस टाइम। जनता पार्टी की सरकार जिन 9 राज्यों में थी वहां पर भी कांग्रेस सरकार ने 9 राज्यों पर लागू ही कर दिया 1980 में राष्ट्रपति शासन। फिर 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल व राजस्थान इस पे बीजेपी की सरकार थी तो इसने कांग्रेस पार्टी सरकार ने इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया इन तीनों पर कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे ही मिला करके कुल 125 बार तक अब तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है पूरे भारत में। अगर इसका औसतन निकाला जाए तो प्रत्येक वर्ष में 2 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता है अगर औसत तरीके से देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के मुताबिक संविधान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत की वित्तीय स्थिरता या भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता का खतरा हो, तब वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति की संतुष्टि वर्ड यूज किया गया है इसके बारे में कहा गया है कि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है, मतलब ये न्यायिक समीक्षा से परे है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, यह इस प्रावधान को यह समाप्त ही कर दिया गया कि यह न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मतलब जो पहले कहा गया था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम निर्णायक होगी और यह न्यायिक समीक्षा से परे होगी, इसको इस संशोधन द्वारा हटा दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। अब हम बात करते हैं इस आपातकाल का भी संसदीय अनुमोदन और समयावधि। वित्तीय आपात की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, मतलब दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि अनुमोदन के मतलब वित्तीय आपातकाल लागू होने के समय लोकसभा विकृत हो गई हो अथवा 2 माह के भीतर जो अनुमोदन होना होता है आपातकाल लागू होने के बाद उसके पहले विकृत हो गई हो तो जो नई लोकसभा बनेगी उसकी पहली बैठक जब होगी तो उसके 30 दिन तक यह आपातकाल जारी रहेगा और लेकिन इस बीच राज्यसभा का अनुमोदन हो जाना चाहिए। फिर जब दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो गया हो तो यह अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना लिया जाए और राष्ट्रपति किसी भी समय वित्तीय आपातकाल वापस ले सकता है और इसमें संसद की कोई अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, मतलब संसद की कोई मंजूरी नहीं चाहिए। राष्ट्रपति जब चाहे अपने स्वविवेक से वित्तीय आपातकाल हटा सकता है, उसे वापस ले। अब हम बात करते हैं आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की निम्न आधार पर आलोचना की। पहला है कि संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाएगा।
दूसरा, राज्यों की शक्तियां जो एकल एवं संघीय दोनों हैं वो पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में आ जाएंगी। तीसरा है, राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता जो है निरर्थक हो जाएगी। पांचवा, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप जो संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला है वो नष्ट ही हो जाएगी। इस तरह संविधान सभा के सदस्यों ने इस आपातकालीन जो प्रावधान है उसकी आलोचना की है। और इस तरह आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।